हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, सीएमए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में लेक्चर 8 में स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 8 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, याद है सबको। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। यस। तो इस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था आपको, अगर याद हो। और इसके अंदर कितने तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, उसको डबल टैक्सेशन रिलीफ कितने तरह का होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं रिलीफ के, वो सब पढ़े थे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने यही पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ डीटीए पढ़ा, लिमिटेड कॉम्प्रिहेंसिव, मॉडल्स ऑफ डीटीए पढ़ा, ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल, यूएस मॉडल, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में है हम डीटीए वाले टॉपिक पे ही, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी जान लेते हैं। कह रहे वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश की कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, ओके, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ ऑफ टैक्स और अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। क्यों है एग्रीमेंट? दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट क्यों है? ताकि हमें डबल टैक्सेशन रिलीफ मिले। बोलो हाँ या ना। देन इन रिलेशन टू assessee टू whom such agreement applies, जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट है, जो डबल टैक्सेशन में बेचारा फंस गया है, उसके लिए द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द assessee। ये इसका क्या मतलब है बच्चों? मानो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में रिलीफ दिया जा रहा है, और रिलीफ दिया जा रहा है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, 20% रिलीफ, 20% टैक्स रिलीफ डीटीए। बट एक्ट के मुताबिक रिलीफ 22% बनता है। अगर एक्ट के मुताबिक 22% बनता है बट डीटीए में 20% लिखा है, तो गवर्नमेंट क्या कहता है, हम रिलीफ कितना देंगे? कह रहा है विच इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। ओ माय गॉड। तो एग्रीमेंट देखें या एक्ट देखें? क्या ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट में कुछ लिखा हो और एक्ट में कुछ और लिखा हो? हाँ, ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर दोनों में डिफरेंस है तो जो भी बेनिफिशियल होगा वो हम लोग देखेंगे। असेसी को किसमें फायदा है? कम टैक्स देने में ही तो फायदा है। आगे देखो, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A, यानी गार, गार क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको ना देने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने नहीं देना टैक्स को, टैक्स की चोरी करनी, अवॉइड करना, लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने जो भी दूसरे देशों में जाकर टैक्स को अवॉइड करने का काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बनाया गया गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और इसमें कुछ रूल्स लिखे हैं जहां पे आप अगर ऐसा कोशिश कर रहे हो कि टैक्स किसी तरीके से बच जाए, तो वहां पर गार का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये बात समझ में? गार क्या होता है? तो अभी हम गार की बात नहीं कर रहे। However, the provision of Chapter 10A GAR shall apply to the assessee even if such provisions are not beneficial to him। मतलब मान लो एक्ट में मुझे नुकसान हो रहा है और डीटीए में मुझे फायदा हो रहा है, मुझे मुझे मतलब टैक्स कम देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू एक्ट, तो मैं डीटीए के हिसाब से चलूंगा। बट कह रहा है ये बात याद रखना, अगर मैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की बात करूं, गार, वो एक्ट में लिखा हुआ है गार, अगर गार की बात करूं तो गार के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, गार के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिलीफ के लिए हम डीटीए देख रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो एक तो हो गया एक्ट, एक्ट में ही लिखा है गार के बारे में, ठीक है, और एक हो गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में रिलीफ मिल रहा है ज्यादा, तो हम रिलीफ एग्रीमेंट के हिसाब से आपको दे देंगे, रिलीफ मिल गया। अब पॉइंट ये कह रहा है गार अभी भी अप्लाई होगा, चाहे एग्रीमेंट के मुताबिक आप चल रहे हो रिलीफ के लिए, फिर भी गार तो अप्लाई होगा। क्या ये बात क्लियर है? सो हाउएवर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A shall apply to the assessee even if such provisions are not beneficial to him। Is that clear? Example, if as per DTA with foreign country fees for technical services is taxed at the rate of 15%। मान लो हमारा ना एग्रीमेंट है दूसरे देश के साथ, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारा टैक्स कितना लगना चाहिए था? मान लो 15%। कितना लगना चाहिए था? 15%।
वेयर एज इट इज टैक्सेबल। अब एक्ट के हिसाब से चले तो एक्ट के हिसाब से 10% लगना चाहिए था, तो बताओ क्या लगेगा? एक्ट के हिसाब से लगेगा, क्या लगेगा? एक्ट के हिसाब से, यानी 10% लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जहां पे आपको क्या हो, फायदा हो, एसएससी को फायदा देखा गया। ओके, नाउ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड द एक्ट, कह रहा है अगर कानून एग्रीमेंट के प्रोविजंस और एक्ट के प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, क्या हो रहे? कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, तो ऐसे केस में द एग्रीमेंट वुड प्रिवेल। अच्छा, टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई और रूल की बात कर रहे हैं, कोई भी कानून की बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट में कोई कुछ लिखा है, एक्ट में कुछ लिखा है, तो कह रहा है एग्रीमेंट चलेगा, एक्ट नहीं चलेगा, यानी एग्रीमेंट एक्ट के भी ऊपर है। ओ, समझ में आया पॉइंट? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। व्हेन टैक्स रेट इज डिटरमाइंड अंडर डीटीए, then tax rate prescribed therein shall have to be followed strictly without any additional tax। दोस्तों, डीटीए में एडिशनल टैक्स नहीं होते हैं। सरचार्ज और सेस कहां लगते हैं? सरचार्ज और सेस कहां लगते हैं? सरचार्ज और सेस लगते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। और अगर इनकम टैक्स एक्ट लग ही नहीं रहा, डीटीए लग रहा है, तो ऐसे केस में कह रहे हैं आपको वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं विदाउट एनी एडिशनल सरचार्ज एंड एडिशनल सेस, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? इतने अच्छे से थ्योरी पढ़नी पड़ती है, समझ गए? पूरी गहराई में। फॉरेन कंपनी शेल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स। क्या है? फॉरेन कंपनीज को अगर हम लोग आज के टाइम पे बात करें, 35% का टैक्स है। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 35%। और डोमेस्टिक कंपनी का 30%। क्या अभी भी फॉरेन कंपनी का टैक्स थोड़ा सा ज्यादा है? हाँ। तो क्या ऐसे कुछ है कि फॉरेन कंपनीज कह सकती हैं कि सर हमें तो बेनिफिट दो, डोमेस्टिक कंपनी ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रही है और कम टैक्स दे रही है, हम ज्यादा देते हैं, हमें ज्यादा बेनिफिट चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फॉरेन कंपनीज विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ लेस फेवरेबल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स। दे हैव टू पे मोर टैक्स इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक कंपनी। तो जो डोमेस्टिक कंपनी के कंपैरिजन में उनका ज्यादा टैक्स बनता है, वो उनको देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये सारी बातें हम इस चैप्टर वाले पॉइंट में पढ़ रहे हैं। ये सारा चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है? यहां तक सब खत्म हो जाएगा। आज कुछ एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है? इफ नो टैक्स लायबिलिटी इज इंपोज अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी नहीं लग रही है इस एक्ट में, द क्वेश्चन ऑफ रिलीफ डज नॉट अराइज। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं अगर कोई टैक्स लायबिलिटी लगी नहीं रही है, इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी इंपोज अंडर दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लग रही है, तो दोस्तों रिलीफ क्यों मिलेगा? रिलीफ कब मिलता है? जब आप डबल टैक्सेशन फेस करो। आप डबल टैक्सेशन फेस ही नहीं कर रहे हो, तो आपको रिलीफ क्यों मिलेगा? क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहां लिख दी है। आगे आ जाओ। नाउ व्हाट इज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, और क्यों चाहिए ये सर्टिफिकेट? कह रहे हैं एसएससी नॉट बीइंग अ रेजिडेंट टू हुम डीटीए अप्लाइज, जिनको डीटीए अप्लाई होता है, shall not be entitled to claim any relief under such agreement unless a certificate of his being a resident in any country outside India, as the case may be, is obtained from the government of that country। अगर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉट अ रेजिडेंट, जिसके ऊपर ये डीटीए लग रहा है, तो गवर्नमेंट कह रहा है हम रिलीफ उसको तभी देंगे अगर वो ये साबित कर दे कि वो दूसरे देश का रेजिडेंट है, जिस भी देश का वो रेजिडेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम देखेंगे ना तुम्हारा इस देश के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम आपको रिलीफ देंगे। बट वो तभी देंगे जब आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए। कौन देगा वो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट? दूसरी गवर्नमेंट देगी। जिस देश से आप आए हो वही देश देगी। हम रिलीफ देंगे बट टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता क्या है? समझ में आया कि नहीं? तो ये है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। आओ दोस्तों कुछ एक आधा क्वेश्चन करते हैं। आओ आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर रमेश एक रेजिडेंट इंडियन है, हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपको दिया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, आपको दिया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, और कंट्री ए में आप फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी 5% का टैक्स दे रहे हो 4.5 लाख रुपए की इनकम पर। कंप्यूट इंडियन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी एज्यूमिंग दैट एज पर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए
4,50,000 is taxable in India. However, foreign tax can be set off against the Indian tax liability. बताओ दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं. अब बताओ आप इस केस में क्या करोगे. टैक्स लायबिलिटी निकालनी है हमें. सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रमेश, कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. बट हम चलेंगे बजट 2024 के हिसाब से, याद रखें. ओके सर, क्या क्या इनकम है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया. बच्चों, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आप कहीं से भी कमाओ, टैक्स कहां दोगे? इंडिया में. याद आ रहा है इंटर वाली बात? कहीं से भी. तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इंडिया, कितनी इनकम है? 12,44,000 रुपीज. क्या ये टैक्सेबल है? हाँ. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, किसी और कंट्री में, और वो इनकम बन रही है 4,50,000. तो टोटल इनकम बन रही है 16,94,000. ये हो गई तुम्हारी टोटल इनकम जो तुम अपनी आईटीआर में शो करोगे. अब इस पे निकालते हैं टैक्स एज पर न्यू रिजीम. अच्छा, डिडक्शन भी दी है क्या? नहीं, टैक्स निकालते हैं हम एज पर न्यू रिजीम. अच्छा, जब न्यू रिजीम के हिसाब से निकालेंगे तो कौन से वाला न्यू रिजीम ले सर? कौन से वाला ले? मतलब बजट 24 वाला या बजट 23 वाला? बेटा देखो, जो ये बुक है ना, ये इंस्टीट्यूट की ओल्ड बुक है. अभी नई बुक आनी बनती है, अभी आएगी, अभी आई नहीं है. बट हम ओल्ड बुक से ही क्वेश्चन कर रहे हैं. करवा रहा हूं नए के हिसाब से, बजट 24 के हिसाब से, जून 25 वालों के लिए, दिसंबर 25 वालों के लिए. क्या ये बात समझ में आई? तो टैक्स एज पर न्यू रिजीम क्या करेंगे? पहले 3 लाख पर टैक्स क्या है? 0. फिर 3 से 7 यानी अगले 4 लाख 5% यानी 20,000. फिर अगले 3 लाख 10% 30,000. अगले 2 लाख 15% 30,000. 12 लाख हो गई ना. अगले 3 लाख 20% 60,000. और जो बैलेंस बच गया, कितना बच गया? 1,94,000. इस पे 30% 58,200. ये हो गया टैक्स. 20, 30, 30, 60, 58,200. तो ये हो गया 1,98,200. प्लस क्या लगा देंगे? सेस एट द रेट ऑफ 4%, 7,928. टोटल हो गया 206,128. राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट 10 रुपी. पता है ना आपको, सेक्शन 288B के मुताबिक. अभी सुनो मेरी बात, ये आंसर यहां पर जो होगा वो अलग होगा. मैं आपको इसका भी बता दूं. पहले वाला क्या केस था? पहले 3 लाख पे 0, अगले 3 लाख पे 5, अगले 3 लाख पे 10, अगले 3 लाख पे 15, अगले 3 लाख पे 20 और बैलेंस पर 30. ये वाले तरीके से करके देख लो, यही होगा आंसर जो यहां पर दिया होगा. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो अभी मैं वो करके दिखा देता हूं. अभी पहले 3 लाख पे 0, अगले 3 लाख पे 5 यानी 15,000 हो गया. फिर 3 लाख पे 10 यानी 30,000 हो गया. फिर 3 लाख पे 15 यानी 45,000 हो गया. फिर 3 लाख पे 20 यानी 7,500 हो गया. कितने हो गए? 15 लाख. 15 लाख से ऊपर कितना है? 1,94,000. 1,94,000 पे
30%, ये आ गया 58,200 प्लस 1,50,000, ये आ गया 2,08,200 प्लस 4% सेस, ये आएगा 216,528। चेक कर लो, ये आ गया 216,528 इनका टोटल टैक्स, जबकि मेरा 206,130 आ रहा है। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? अब इसमें से मैं रिलीफ माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? रिलीफ। रिलीफ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रिलीफ अंडर सेक्शन 90। क्या रिलीफ मिलेगा दोस्तों? रिलीफ क्या मिलेगा? क्या पहले ही मैं दूसरे देश में ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूं? हाँ, 4.5 लाख की इनकम पे 5%, इतने का रिलीफ मिल जाएगा। तो 4,50,000 का 5%, यानी 22,500 का रिलीफ। तो नेट देखा जाए तो आपको कितना टैक्स देना है? तो आपको टैक्स देना है 1,83,630। ये हमारी आ गई टैक्स लाइबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये होगा आंसर नए बजट के हिसाब से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। श्री अनुज एक आरओआर है, प्रोवाइड्स, आरओआर वही इंडिया का रेजिडेंट जो कि कहीं से भी कमाए टैक्स कहां देगा? इंडिया में। इनकम फ्रॉम इंडिया है 13,40,000, कंट्री जेड से है 12 लाख और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 1 लाख। फर्दर इट इज नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद कंट्री जेड एंड अकॉर्डिंग टू सेड एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री इन विच इट इज अर्नड। जिस जगह पे जो कमाया उसी हिसाब से टैक्स दोगे एंड नॉट इन द अदर कंट्री। However, in the other country, such income can be included for the purpose of computation of tax rate. तो टैक्स रेट कंप्यूट करने के लिए वो इनकम इंक्लूड की जाएगी। मतलब दूसरे देश की जो इनकम है वो अपने देश की इनकम में मर्ज करते हैं, इसलिए ताकि मैं टैक्स रेट निकाल सकूं और उसी टैक्स का जो रेट है उतने का रिलीफ मिल जाएगा। आओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। ऐसा ही रिलीफ के ऊपर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। इनकम फ्रॉम इंडिया, ये तो है इंडिया से 1340। इनकम फ्रॉम कंट्री जेड, भाई आईटीआर में दिखाओगे, आरओआर हो तुम तो दोनों ही दिखाओगे। कंट्री जेड से इनकम है 12 लाख, टोटल इनकम है 2540। ये हो गई जीटीआई। इसके बाद डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्यों? न्यू रिजीम चल रहा हूं ना, न्यू रिजीम के हिसाब से चल रहा हूं। तो 2540 यही हमारी हो गई टोटल इनकम। अब न्यू रिजीम बजट 24 वाला चलाऊं तो टैक्स कैसे निकलेगा बताओ? पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स जीरो, अगले 4 लाख पर 5% यानी 20,000, अगले 3 लाख पर 10% यानी 30,000, अगले 2 लाख रुपए पर 15% यानी 30,000, अगले 3 लाख रुपए पर 20% यानी 60,000 और बैलेंस 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30%, तो 10,40,000 पर 30%, 1040 पर 30% इज 3,12,000। टोटल हो गया 4,52,000। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या? सेस 4% का 18,080। टोटल हो गया 4,70,080 रुपीज। डन, ये हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी। मैंने फिर बोला ये आंसर मैच नहीं करेगा, इस स्टडी मैच से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नया बजट 24 के हिसाब से है। ठीक है, वो बजट 23 के हिसाब से चल रहे हैं, वो भी न्यू रिजीम चला रहे हैं बट वो 23 के हिसाब से चल रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता है स्लैब रेट क्या है। बताओ, यहां पर ये आ गया टैक्स, ओके, तो ये होगी हमारी टैक्स लायबिलिटी। अब हमने इसी में से जानना है कितना रिलीफ मिलेगा, माइनस करेंगे रिलीफ,
अब नहीं समझ में आ रहा रिलीफ कितना मिलेगा? तो फॉरेन कंट्री से जो इनकम हो रही है उस पर जो भी टैक्स का रेट है जो हमें कैलकुलेट करना होगा, लिखा ना, इन द अदर कंट्री सच इनकम कैन बी इंक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट। तो मुझे देखना है कि टैक्स रेट क्या बनेगा। मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा और टैक्स रेट कंप्यूट करूंगा। और वो टैक्स रेट कैसे निकालूंगा बताओ? टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। तो जरा देखें, टोटल टैक्स आ रहा है 470080 और टोटल इनकम 25,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2540 इनटू 100। तो ये आ रहा है 18.50%। 51 कर देते हैं इसको, 18.51%। इतना परसेंट का रिलीफ मिल जाएगा। किस पे रिलीफ देना है? जो इनकम आपने फॉरेन कंट्री में कमाई थी, जो इनकम आपने फॉरेन कंट्री में कमाई थी मल्टीप्लाई बाय, फॉरेन कंट्री में कमाई थी 12 लाख रुपीस, इतने का टैक्स रिलीफ दे दो। क्योंकि इस पर टैक्स वो फॉरेन कंट्री में दे ही रहा होगा 20% के हिसाब से। फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट दिया हुआ है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है यहां पर, उसका कोई लेना देना नहीं है फॉरेन कंट्री में क्या टैक्स दे रहे हो। बट हम रिलीफ देंगे कितना, वो इनकम इंक्लूड करके हमारा एवरेज क्या टैक्स रेट निकल रहा है वो निकालना है। तो वो एवरेज आ रहा है 12 लाख पर 18.51%, ये आ रहा है 2,22,120। इतने का रिलीफ मिल जाएगा बच्चों। तो ये आ गई मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी। 2,47,960, ये आ गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैंने आपके साथ आज भी काफी इंपॉर्टेंट चर्चा करी है। मैं थोड़ी थोड़ी क्लास करवाऊंगा, बट मैं बहुत इफेक्टिव क्लास दूंगा। आपको आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बहुत आसान चीज है, समझ गए? तो आपको मजा आएगा धीरे धीरे करके। तो प्लीज जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।